गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए पढ़ते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट 4 चैप्टर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 8। नया जो आज हमारे पास टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। ठीक है, इससे पहला वाला जो पार्ट था पार्ट 3 के अंदर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? चलिए मैं ही बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको जो पार्ट 3 पढ़ा उसके हमने जल पढ़े थे हमने, ठीक है ना। जल पढ़ा था, जल की उपलब्धता पढ़ी थी, जल की समस्या है, जल का संरक्षण कैसे और क्यों, ये हमने पढ़ लिया था। ये जो पार्ट है मैं आपके सामने जो पार्ट लेके आया हूँ, इस पार्ट के अंदर मैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जो कि हमारा आखिरी टॉपिक बच गया है वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कि जो प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि केवल स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो ये मैं आपको जैवमंडल भी समझाता हूँ, संकरित क्षेत्र आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, आप लोग सब के सब समझदार तो हैं ही आप लोग। देखिए जैवमंडल क्या होता है, ये एक संकरित क्षेत्र है। संकरित क्षेत्र मतलब छोटा सा क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं। ठीक है ना। ये देखिए मैंने आपके लिए एक तरीके से चित्र बना के देखा है, समझाने की कोशिश की है कि जैवमंडल होता क्या है। ये स्थल मंडल है और स्थल मंडल में ही जल मंडल और वायुमंडल है। अब देखिए जहाँ पे जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिल रहा है, ये जो छोटी जगह है जहाँ पे मैंने रेड कलर कर रखा है, ये ही जैवमंडल है। क्योंकि जहाँ पे जल, वायु, यानी यहाँ पे जहाँ पे स्थल, ठीक है ना, वायु और जल होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहीं पे क्या होगा, जीवन होगा। क्या हो जाएगा, जीवन होगा। यानी यही वो एक जगह है जहाँ पे जल भी है, स्थल भी है और वायु भी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जीवन है। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़े। अब इस मंडल में सभी जातियां क्या करेंगी, यानी इस मंडल में सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे परस्पर निर्भर है ना, आपस में क्या निर्भर है। ठीक है ना, वो उसकी मदद करता है, ये इसकी मदद करते हैं ना, बिना किसी की मदद के वो जी नहीं सकेंगे और संबंधित भी रहती हैं। ठीक है ना। इसका अच्छा सा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, साइंस में आप लोगों ने फूड चेन पढ़ते ही हैं आप लोग, ठीक है ना, कैसे एक दूसरे से निर्भर रहता है। पेड़ होते हैं, ठीक है ना, पेड़ है, घास फूस है, इनको बकरियां खा जाती है। ठीक है ना, बकरियों को शेर खाता है। ठीक है ना, और इन बकरियों को मानव भी खा लेता है। ठीक है ना। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तितलियां हैं। ठीक है, तितलियां फूलों पे बैठती हैं तो इनको कीड़े खाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सांप है, ये सब निर्भर है। सांप भी क्या है, छोटे मोटे कीड़े खाता है, जब मेंढक खा लेता है। ठीक है ना, मेंढक जो होता है ये छोटे मोटे कीट खाता है, कीड़े खाता है। ठीक है, छोटे छोटे कीट क्या करते हैं कि चीज़ों को सड़ाएंगे, यानी वो भी क्या करें, अपना काम करेंगे, सड़ाते हैं। ठीक है ना। फिर इन कीट को मेंढक खाता है। ठीक है ना, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा लेता है। सांप को कौन खा रहा है, माफ़ कीजिएगा अभी आया नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, वापस देख लीजिए। फूड चेन मैंने बनाया तो फूड चेन मैंने बताया कि जो पेड़ है, बकरियाँ हैं, अब पेड़ों को यानी जो घास है, घास को बकरी खाएगी, है ना, भेड़ बकरी जानवर खाएंगे, इन्हीं जानवरों को शेर वगैरह खाते हैं। ठीक है ना। फिर बकरियों को मानव भी खाता है। ठीक है ना। अब देखो तितलियाँ, पेड़ पौधे पे, फूलों पे तितलियाँ बैठती हैं। ठीक है ना, तितलियों को मेंढक खा सकता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप मोर को खाता है, मेंढक कीट को खाता है ना। कीट क्या करते हैं, पेड़ पौधों जो जो मरे हुए जानवर उनको सड़ाने का काम करता है। इस तरह के ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और एक दूसरे पे निर्भर करते हैं ये कि, ठीक है, एक चीज़ अगर मैं हटा दूँ, सांप हटा दिया तो मेंढक की तादाद बढ़ जाएगी, सारे कीड़े खा जाएगा, तो अपना जो जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। सेम चीज़ मोर हटा दिया तो सांप बढ़ जाएंगे, सांप बढ़ जाएंगे तो सब मेंढक खा जाएगा, सारे मेंढक या जो भी जीव है जो खाते चूहे खा जाएगा, तो भी बचेगा कुछ नहीं, इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो भी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपस में ही एक दूसरे में निर्भर करते हैं। ठीक है। अब वनस्पति और संसाधन, वन्यजीव बहुत बहुमूल्य संसाधन है, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि वनस्पति और जो वन्यजीव हैं बहुमूल्य संसाधन है। क्या है देखिए हम इनके, वनस्पति का उपयोग क्या क्या होता है। तो वनस्पति का इमारती लकड़ियों के लिए होता है, जो हम फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। प्राणियों को आश्रय देने में भी ये पेड़ पौधे काम आते हैं। पेड़ जो होते हैं प्राणियों को क्या करते हैं, आश्रय, छाया वगैरह देते हैं। पेड़ पे देखो बंदरों का अधिकांश 90% जीवन बंदरों का पेड़ों पे ही निकल जाता है। ठीक है। फिर
ऑक्सीजन का उत्पादन यही करते हैं। आप लोगों ने एक पढ़ी है साइंस के अंदर, फोटोसिंथेसिस पढ़ी है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस, इसमें पेड़ क्या करता है, अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है ना, ये आपको मालूम ही है। अब जब स्वयं बनाएगा तो उसी खाना बनाने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ रिलीज होती है। तो आपको पता है कि O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है, और पानी, जल वाष्प जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है, रिलीज करता है, यानी छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है, पेड़ पौधा, पेड़ छोड़ता है। तो ये ऑक्सीजन तो हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी हो गई। और जल वाष्प यानी जहाँ पेड़ होंगे वहाँ पे आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, आप लोगों को मालूम है। कि जब पानी छोड़ेगा तो जो हवा होगी उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी आर्द्रता जो होगी उस जगह की क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का उत्पादन भी पेड़ करते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था, पिछला पार्ट जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बता रखा था कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करेंगे, पेड़ों की जड़ें जो होंगी, है ना, पेड़ होंगी, इनकी जो जड़ें होंगी, ये क्या करेंगे, मिट्टी को यानी मृदा को पकड़ेंगे। मृदा को क्या करके रखेंगे, पकड़ते हैं, ठीक है ना, यानी बहने नहीं देती है। पकड़ने का मतलब कि बहने नहीं देना, बहने नहीं देना, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, पेड़ों की जड़ें मृदा को बहने नहीं देगी, ठीक है ना, पकड़ के रखेगी, बहने नहीं देगी। बहने नहीं देगी तो क्या करेगी, एक तरीके से क्या करेगी, फसल को उगाने के लिए मृदा की सुरक्षा करे। सुरक्षा किसकी हो रही है, इसकी सुरक्षा हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखें, रक्षक मेखला का काम करती है। इससे पहले मैंने आपको जो पार्ट पढ़ाया था, जो एक मृदा का जो मैंने टॉपिक है उसमें मैंने बताया था कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, शेल्टर बेल्ट लगा दिए जाते हैं, है ना, बताया था कि नहीं मैंने आपको। ऐसे इस तरह के बेल्ट लगा दिए जाते हैं, पेड़ों की श्रृंखला लगा दी जाती है जो कि मृदा के अपरदन को कम करती है, ठीक है ना। तो पेड़ ही तो वो काम कर रहे हैं, इसलिए वन्यजीव प्राकृतिक वनस्पति, ये इनके उपयोग है वनस्पति का। फिर भूमि जल संग्रहण में सहायता करते हैं। पेड़ होंगे तो क्या होंगे कि मैंने बताया जैसे मिट्टी को जड़ें पकड़ के मृदा को, तो पानी जो होगा जड़ें की मृदा को पकड़ के, तो पानी मृदा को बहा के लेके जाएगा नहीं, तो फिर मृदा के पानी वहीं रुकेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, पानी जो होगा वो नीचे नीचे उतर जाएगा, भूमि का जल बन जाएगा। इनसे हमें फल मिलते हैं, लेटेक्स मिलता है, तारपिन का तेल मिलता है ना। हम पेंट जब यूज़ करते हैं, पेंट के अंदर हम ये डालते हैं ताकि पतला हो जाए पेंट। गोंद है, औषधि पौधे, और कागज़ भी इसी से बनता है, आप लोगों को पता हो तो, ठीक है ना। इसलिए कागज़ को बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते तो वन्यजीव क्या है, वन्यजीव देखिए, तो वन्यजीवों के अंतर्गत जंतु आएंगे, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं, ठीक है। अब क्या उपयोग है इनका, तो ये दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं, हमें मालूम ही है। ऊन हमें बकरियों से भी मिलती है, भेड़ से भी मिल जाती है, ठीक है ना। खाल मिल ही रही है हमसे, मांस वगैरह, खाल हमें भैंस वगैरह इनसे मिलती है, मांस मिलता है, दूध मिल ही रहा है। मधुमक्खियाँ हमें शहद देती है, क्या देती है हमें, अब मधुमक्खियाँ हमें शहद दे रही हैं। फिर फूलों के परागकण में भी सहायता होती है। किसकी सहायता होती है, फूलों के परागकण। अब देखिए फूल क्या होता है, आपको पता ही फूल क्या होता है, जब फूल खिल रहे होते हैं ना, उसके उस समय जो तितलियाँ उस पर बैठती है, उसको रस चूसती है, तो उससे फूल खिलते हैं। ये उल्टा मतलब उनके परागकण बना देती है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक में सहायता करते हैं ये। अब देखो, जिस पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम जहाँ पे जैवमंडल होगा वहाँ पे सभी जानवर रहेंगे, और जो जानवर रहेंगे उनका अपना प्राकृतिक निवास होता है, वो उनका इकोसिस्टम होता है। तो वनस्पति, पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्राकृतिक यानी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध आप लोगों ने देखे होंगे, जिनको हम इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, देखे होंगे शायद। ये अब विलुप्त जो है पक्षी की कैटेगरी में आ चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है, ये बहुत कम दिखाई देता है। तो ये जो जंतुओं को खाने, अब ये क्या करता है कि जंतुओं को खा लेता है, मृत जंतुओं को खाता है। तो मृत जंतुओं को खाता है, अपमार्जन का कार्य करता है, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है ये, ठीक है। अब आती है आपकी प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, वनस्पति की वृद्धि के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तापमान और आर्द्रता। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे वनस्पति का वितरण कम रहेगा, और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी यानी आर्द्रता होगी, वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वनस्पति के भी 4 प्रकार होंगे। वो पहला वो वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको,
घासीय स्थल, सामान्य वर्षा क्षेत्र में घास मिलेंगी। गुल्म, अब गुल्म में क्या होता है कि ये जो पेड़ों, कुछ कुछ जातियाँ ऐसी होती है पेड़ पौधों की जिनको इस काट दिया जाता है, लेकिन जड़ों से नहीं काटते पूरा, ठीक है ना, तो जैसे ऐसी थोड़ा नीचे से काट देते हैं इसको। तो ये ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ जिनमें अपने आप ही, मतलब ये जमीन के अंदर तो जड़ें हैं ही है, अपने आप ही वापस इनके अंदर पत्तियां निकल जाती है इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब वापस ये पेड़ बन जाते हैं, ये इसको गुल्म कहते हैं। फिर टुंड्रा, अच्छा गुल्म मिलेंगे शुष्क प्रदेश में और कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। अच्छा मेहंदी आपने देखी है ना, मेहंदी एक ऐसे उदाहरण है गुल्म का। मेहंदी काट दो, अगले साल वापस उसमें से आएंगे पत्ते। टुंड्रा वनस्पति वहाँ मिलेगी जहाँ पे शीत ध्रुवीय प्रदेश हो, जहाँ बहुत ठंडी होती है, बर्फ गिरती है, वहाँ पे आपको इस तरीके से पेड़ मिलेंगे, टुंड्रा पेड़ है ना, तीखे पेड़ मिलते हैं इस तरीके से। फिर वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव को हानि पहुंचाने वाले कारक कौन से, तो सबसे बड़ा कारण ही है डिफॉरेस्टेशन, जिसको वनोन्मूलन कहते हैं ना, पेड़ काटना। हम पेड़ काटेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति तो नुकसान तो होगा ही, उसके ऊपर निर्भर जितने भी जीव है वो सब भी, उनको भी हानि पहुंचेगी। मृदा अपरदन, मिट्टी का अगर बहाव हो जाएगा, मिट्टी अगर बह जाएगी तो पेड़ पौधे कम होंगे, पेड़ पौधे कम होंगे तो वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी तो फिर ये जीव जंतु नहीं होंगे, ठीक है। निर्माण कार्य, जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है कि मानव को रहने के लिए घर चाहिए, है ना, ऑफिस चाहिए, खेत चाहिए, तो उसके लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ों का कटाव करते हैं, है ना। तो कटाव करने के बाद कुछ निर्माण कार्य करते हैं, तो निर्माण कार्य करने से जो क्षति हो रही है, इनको जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे भी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को हानि पहुंचती है। फिर आता है दावा नल। दावा नल का मतलब होता है जंगल की आग। आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, अभी रिसेंटली जो है कुंभलगढ़ जो है अभ्यारण्य है ना, वहाँ पे आग लगी हुई, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में आग लगी हुई है। आग लगी जो है वो प्राकृतिक कारणों से लगी है, मानवीय कारणों से लगी, ये ध्यान नहीं है, लेकिन ये जंगल की आग, इसलिए इसको दावा नल कहते हैं, ठीक है। और ऐसा विश्व की कई एरिया में होता है, जैसे कैलिफोर्निया प्रख्यात है इसके लिए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, कनाडा हो गया, वहाँ के जंगलों में आग लगती रहती है। ब्राज़ील के जंगलों में अभी कुछ समय पहले ही आग लगी थी, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय था, ठीक है ना, क्योंकि ब्राज़ील के जो जंगल हैं, अमेजन के जो जंगल होते हैं, उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्या कहेंगे, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि ये अभी तक सघन जंगल था या है, कह सकते हैं हम, ठीक है ना। और मैंने आपको बताई दिया ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसलिए अपने फेफड़ों के अंदर भी ऑक्सीजन ही जाती है, इसलिए इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। जैसे जैसे फेफड़ा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लंग्स जिसको हम कहते हैं, वैसे पृथ्वी के लिए भी ये जो अमेजन के जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी जंगल है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भूस्खलन होता है। भूस्खलन के बारे में होता है कि जब बरसात के समय पहाड़ों की ढाल के ऊपर से जब मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर आके गिर जाता है, उसको भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। स्खलन का मतलब फिसलना होता है, भू मतलब जमीन का। फिर जानवरों को शिकार करने से बहुत नुकसान होता है, कई जातियाँ जो होती है वो विलुप्त हो जाती है, खत्म ही हो जाती है बिल्कुल ही। जैसे शेर के बारे में हम सुन रहे हैं, अब शेर केवल हमें अभ्यारण्य में मिलता है जब इनको संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इनका संरक्षण करना हमें, तो संरक्षण के उपाय क्या होते हैं, संरक्षण क्यों करना है, इसके कारण यहाँ मैंने आपको बताया कि ये सब कारण है संरक्षण करने के लिए। अब संरक्षण उपाय सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वो एक नामित प्राकृतिक क्षेत्र होगा, यानी जहाँ पे जंगल हैं उनको चारों तरफ घेर लो और उसको क्या करो, रिजर्व करो। ऐसा क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संपदा होगी, वन्य जीव होंगे, पारितंत्र को संरक्षित किया जाता है, यानी पेड़ पौधों को, जानवरों को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, यानी उनका इकोसिस्टम को बना के रखेंगे, ठीक है ना। फिर आता है, अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात होगी तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये रामगंगा नदी के किनारे हैं, और इसको हेली नेशनल पार्क पहले कहते थे, ठीक है। फिर भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस है। ये कहाँ पे है, हेमिस लेह में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। लेह जो है अभी सबसे बड़ा अपना जिला क्या बोलते हैं इसको, केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है, न्यूनतम है ये। सर्वाधिक नेशनल पार्क का है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा संरक्षण उपाय होगा वो जीव मंडल रिजर्व होगा, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाऊँ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षित श्रृंखला होगी यहाँ पे, है ना, प्राकृतिक संसाधन होंगे उनकी रक्षित, रक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड, क्या होगी, प्रोटेक्टेड श्रृंखला होंगी, चेन होगी, जिसे वैश्विक नेटवर्क जो होता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, क्या कहेंगे, उनके द्वारा
प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से। तो नीलगिरी है तमिलनाडु में, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, कच्छ आपको पता है गुजरात में पड़ता है। ये सब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ना। यहाँ पे भी वन्य जीवों को क्या करते हैं, अभ्यारण्य यानी पार्क के अंदर सुरक्षित रखा जाता है इनको। ठीक है ना, कई हैं ऐसे, जैसे सरिस्का है, राजस्थान के अंदर सरिस्का हो गया। ठीक है, नेशनल पार्क है तो क्योंकि टाइगर का रिजर्व हो गया। ठीक है ना, केवला देव है, घना पक्षी विहार, रणथंभौर है ना, टॉडगढ़ अभ्यारण्य है, अजमेर भीलवाड़ा की सीमा पे, अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद और पाली की सीमा में पड़ता है। ठीक है, फिर पक्षी के अभ्यारण्य बना सकते, जैसे मैंने बताया केवला देव है ना, केवला देव घाना पक्षी विहार। आपको मालूम हो तो सर्दियों के अंदर यहाँ पे सारस बहुत आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं, साइबेरियन क्रेन जिनको हम कहते हैं। ठीक है ना, प्रवासी बन के यहाँ पे आते हैं ये। फिर समाज स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकारी तरफ से है, तो हम वनों को रोप सकते हैं, यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर झीलों नदियों को ख़राब नहीं करना, यानी इनका संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना है। वन महोत्सव कर सकते हैं हम लोग कि एक समय आता है बारिश के मौसम के अंदर क्या करते हैं ना, वन महोत्सव किया जाता है, जैसे अपने स्कूल में कई बार किया जाता है, आप लोगों को सुना भी होगा। ठीक है ना, वानिकी कार्यक्रम करवाए जिसमें वनों से लेकर वनों से जुड़ी हुई क्रियाकलापों के बारे में स्कूल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाए कार्यक्रम ऐसे, तो भी बहुत फ़ायदा हो। पक्षियों जानवरों दुर्लभ जाति के जीवों को बचाना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। अब दुर्लभ जाति की बात आती है तो दुर्लभ जाति के लिए क्या बना हुआ है, एक रेड डेटा बुक बना गई है। क्या कौन सी बनाई गई है, रेड डेटा बुक बनाई हुई है, जो विलुप्त या संकट प्राप्त प्राय प्राणियों की सूची बनाती है। ठीक है ना, ऐसी सूची बनेगी जो जिसमें विलुप्त होंगे जानवर या जिन पर संकट है खत्म होने का। ठीक है ना, उन प्राणियों की सूची बनाएंगे और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। फिर साइट्स क्या होती है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फूना, ये फुल फॉर्म है। मतलब ये एक ऐसा समझौता है पूरे देशों के बीच में जिनमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी जो विलुप्त जाति हैं जानवरों की या वन्य जीव की, उनका जो ट्रेड है यानी उनका जो बिजनेस है वो बंद किया गया है, ऐसा समझौता किया गया है विभिन्न देशों के मध्य में। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने आपका ये टॉपिक पूरा किया है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं मैंने आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सवालों का आपको जवाब देना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आपको कार्य करना है, बढ़िया तरीके से काम करना है, अच्छी हैंडराइटिंग में काम करें, PDF फाइल भेजने की कोशिश करें। ठीक है ना, और एक एक पेज की स्कैन करें, एक साथ ना करें, क्लोज करें ताकि मुझे दिखाई तो दे कम से कम, और लिखावट जो होनी चाहिए आपकी हैंडराइटिंग जो होनी चाहिए बहुत ही साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए मुझे।